अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है और इसके फर्स्ट लेक्चर के ऊपर आज हम बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन और इंटरफेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन के ऊपर के एक सेल साइकिल होता क्या है। स्टूडेंट्स, एक बात कॉमनली जानी जाती है कि एक पेरेंटल सेल हमेशा डिवाइड करके कॉपियां बनाता है। एक पेरेंटल सेल का डिवाइड करके कॉपियां बनाना ये एक रूल है, एक थ्योरी है, जिस तरह ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला नाम की थ्योरी स्टूडेंट्स आपको एक पढ़ाई गई थी बेटा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स के डिवाइड करने से ही बनते हैं बेटा। तो इसलिए सेल साइकिल का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है बच्चों। सेल साइकिल विद इन एन इंस्टेंट परफॉर्म होने वाला फिनोमेना नहीं है, ये टाइम लेता है, ये कुछ स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होता है, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें हर स्टेप में सेल अपने आप को चेंज करता है और इतना एबल बनाता है कि एक टाइम आए तो वो दो में डिवाइड कर सके बेटा। इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा सेल साइकिल की डेफिनेशन का कि सेल साइकिल इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, कि ऐसा चेंजेस का सीक्वेंस जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, जिसमें सेल अपना साइज इंक्रीज करता है, जिसमें सेल वो सारी चीजें सिंथेसाइज करता है जो उसकी डिवीजन के लिए जरूरी है बेटा। तो ये सारी चीजें जब एक सेल के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, साइज उसका बढ़ जाता है, एंजाइम उसमें आ जाते हैं, प्रोटीन्स उसमें फिल हो जाती हैं, सेल अल्टीमेटमली दो डॉटर कॉपीज के अंदर डिवाइड कर जाता है। तो सेल साइकिल में ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है बेटा, इसे दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है बेटा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक सेल कैसे दो डॉटर कॉपियां बनाता है तो आपको दो स्टेप्स का पता होना चाहिए कि किन किन स्टेप्स से या किन किन फेसेस से गुजरकर सेल की दो कॉपियां बनती हैं। तो सेल साइकिल में जो चेंजेस आती हैं वो दो इंपॉर्टेंट फेसेस के बिहाफ में है बेटा। उनमें सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज और सेकंड फेज आता है जी माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज और माइटोटिक फेज ये दो मराहिल हैं बच्चों। इन दोनों स्टेप्स में से हर सेल ने गुजरना होता है। एक सेल इंटरफेस को जब गुजारता है तो माइटोटिक फेज शुरू हो जाता है और जैसे ही माइटोटिक फेज गुजरता है दोबारा से इंटरफेज शुरू हो जाता है। तो एक सेल हम ये कहते हैं कि कभी रेस्टिंग स्टेट पे नहीं जाते अनटिल अनलेस वो किसी एरिया में आकर ब्लॉक ना हो जाएं। तो सेल रेस्टिंग फेज में नहीं जाता है बेटा। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि इंटरफेज और माइटोटिक फेज में जर्नल डिफरेंस क्या है। क्या ये दोनों फेसेस एक जैसा वक्त लेते हैं? क्या इन दोनों फेसेस को फर्दर आगे सब फेसेस में डिवाइड किया जा सकता है? क्या ह्यूमन सेल और बाकी जो अर्थ पे एनिमल पाए जाते हैं उनके सेल में ये दोनों फेसेस एक ही टाइम पर होते हैं और क्या उतना ही वक्त और उतना ही इसे ड्यूरेशन दरकार होता है जितना बाकी किसी को भी हो सकता है? तो हम ये देखेंगे। पहला है जी इंटरफेस का पॉइंट। बच्चों, इंटरफेस कंप्लीट सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम एक्वायर करता है। अगर एक कंप्लीट सेल को डिवाइड करने में ह्यूमन के 24 घंटे दरकार हैं तो उसमें से 23.5 जो आवर्स हैं वो इंटरफेस गुजारता है बेटा। तो इंटरफेस ज्यादा टाइम के लिए रहता है क्योंकि इस फेज में आपको लगेगा कि सेल अपेरेंटली डिवाइड ही नहीं कर रहा। आप अगर सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर लाइव माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो आप ये देखोगे कि सेल आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। इसीलिए तो इसे मिसलीडिंगली तौर पे रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। इंटरफेस रेस्टिंग फेज नहीं है। इंटरफेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल के अंदर परफॉर्म होती हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन वो बहुत एक्टिव, बहुत हाई होती हैं बेटा। इसलिए ये बायोकेमिकली एक्टिव फेज और साइकिल है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेस इज अ पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। जो इंटरफेस है वो दो डिविजन्स के दरमियान का जो टाइम होता है हम उसे कंसिडर करते हैं। जैसे कि
एक सेल ने अभी अभी माइटोसिस या मियोसिस गुजारी है, वो फौरन से आगे दोबारा इंटरफेस में आ जाएगा, जिससे गुजरकर वो दोबारा माइटोसिस में चला जाएगा। तो आप गौर करें, दो डिविजन्स, इंटरफेस और इंटरफेस, इनके दरमियान दो माइटोसिस, फिर अगला फेज इसी तरह से चलता चला जाएगा। सो इंटरफेस इज अ डिवीजन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। तो दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के दरमियान जो फेज है बेटा, उसे हम इंटरफेस का नाम देते हैं। ये बात आपको बता चुका हूं बेटा कि हाईली एक्टिव मेटाबॉलिक एरिया है, टाइम है, ड्यूरेशन है बेटा, जिसमें सेल बहुत तेजी के साथ डिवाइड कर रहा होता है। कोई सेल एक बार अगर इंटरफेस में एंटर होता है तो उसे चेंज करना ही पड़ता है, उसे अपनी बॉडी का साइज बढ़ाना ही पड़ता है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होने पड़ते हैं बेटा, फिर उसमें एंजाइम सिंथेसिस होना होते हैं, उसमें वो अपने ऑर्गेनल्स को बनाता है, उसमें वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो माइटोटिक ऑपरेटस बनाता है। ये सारे चेंजेस कलेक्टिवली तौर पे जिस फेज के अंदर बेटे आते हैं, हम उस फेज को इंटरफेस कहते हैं। हर इंटरफेस में हर चीज एक एक करके, वन बाय वन करके सेपरेटली बनती है बेटा। तो हम उसे समझने के लिए इंटरफेस को 4 इंपॉर्टेंट फेसेस में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से 3 फेज तो कंपल्सरी हैं, लेकिन जो 4th वन फेज है वो डेस्टिनीड है। हर सेल बॉडी का जो डिवाइड करता है उस पे उस फेज का ड्यूरेशन डिफरेंट होता है बेटा, और उसका नाम G0 है, जिसकी बात हम आगे करेंगे बेटा। अच्छा, सेल साइकिल का सबसे पहला फेज इंटरफेस का, और इंटरफेस का पहला मरहला G1 फेज है बेटा। G1 को हम गैप 1 भी कहते हैं बेटा। सो G1 इज एक्चुअली द गैप 1 फेज, एक ऐसा फेज जिसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। उनमें से पहला चेंज कि सेल अपना साइज बढ़ाता है, क्योंकि सेल में जो चीजें सिंथेसाइज होनी है उसके लिए स्पेस तो चाहिए, इसलिए सबसे पहले सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। दूसरे नंबर पर सेल अपने एंजाइम्स की सप्लाई को बढ़ाता है, जो फर्दर आगे कंप्लीट डिवीजन में उसे हेल्पफुल होगी बेटा। सेल अपनी बॉडी में ऑर्गेनल्स को सिंथेसाइज करता है बेटा, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द सेक ऑफ एटीपी, राइबोसोम फॉर द सेक ऑफ प्रोटीन्स, वो बनाता है ताकि डिवीजन में उसे हेल्प हो सके। इस फेज में एक और इंपॉर्टेंट चेंज होता है जो कि फर्दर इंपॉर्टेंट स्टेप में हेल्प करता है, और वो है कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक्यूमुलेट करता है, ताकि जब आगे डीएनए या आगे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाया जाए तो उसमें कंप्लीटली तौर पर हेल्प करने के लिए इस फेज के अंदर वो न्यूक्लियोटाइड्स को एक्यूमुलेट करता है बेटा। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स एक्यूमुलेट होंगे तो न्यूक्लियोटाइड के स्टैंड्स बनाने में उतनी ही ज्यादा मदद होगी बेटा। अब एक ऐसा सेल जो अभी G1 फेज में एंटर हुआ है, G1 फेज से नॉर्मली तौर पर जंप करना होता है उसने S फेज के अंदर, लेकिन कभी कभार कुछ सेल की डेस्टिनी ये होती है कि उन्होंने G1 में जाने से पहले, आने के बाद उन्होंने एक फेज में जंप करना होता है, एंड दैट इज द G0 फेज बेटा। इस G0 फेज को रेस्टिंग फेज का नाम दिया जा सकता है बेटा, क्योंकि इसमें जो सेल एंटर होते हैं वो कितनी देर के लिए इसमें रहेंगे ये डिपेंड करता है कि वो सेल किस जगह का है, उसे कितनी जल्दी डिवाइड करना है। अगर एक सेल G0 फेज में आता है और परमानेंट के लिए यहीं पर रह जाता है तो वो कभी भी S फेज, G2 फेज और आगे डिवीजन में नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स कि वो सेल कभी डिवाइड नहीं होगा, वो जैसा बनेगा, वो जहां तक बनेगा वो वहीं तक रहेगा, आगे नहीं डिवाइड करेगा। जैसे कि एक ह्यूमन के अंदर जो आई लेंस के सेल्स होते हैं या न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो एक बार G1 फेज को तो गुजार लेते हैं, लेकिन G0 फेज में आके वो अटक जाते हैं बेटा, और जब वो उनमें अटक जाते हैं वो आगे मूव नहीं करते, S फेज नहीं गुजारते, G2 फेज नहीं होता, माइटोटिक फेज नहीं आता, तो वो वहीं पर परमानेंट के लिए रह जाते हैं। यहीं पर कुछ सेल होते हैं जिनका ड्यूरेशन G0 में ना होने के बराबर होता है, वो जल्दी से G1 फेज को गुजार के, G0 को गुजार के S फेज और G2 में आ जाते हैं। ऐसे सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं।
जैसे एक पर्सन की स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना बेटा, ये बहुत तेजी के साथ डिवाइड करते हैं, तो ऐसे सेल्स बहुत जल्दी G0 फेज को गुजार के आगे आ जाते हैं। तो ये जो G0 फेज है ये एक तरह से सेल का वो फेज है जिसमें आना या ना आना सेल की टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कि वो सेल किस जगह का है। कुछ सेल परमानेंट, कुछ सेल शॉर्ट टाइम और कुछ टाइम बिल्कुल के लिए इनमें एंटर नहीं होते बेटा। हमारा नेक्स्ट फेज आता है कि जैसे ही G1 फेज गुजर के G0 फेज को गुजार के सेल आगे मूव करते हैं तो एक फेज आता है जिसे S फेज या सिंथेसिस फेज कहा जाता है, सिंथेसाइज फेज के नाम से इसे जाना जाता है। इस फेज में सेल अपने डीएनए को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि इस G1 फेज में आपको बताया गया था कि न्यूक्लियोटाइड्स की सप्लाई को बढ़ाया जाता है। जैसे ही सेल न्यूक्लियोटाइड्स को अपने साथ बाइंड करता है, एक पर्टिकुलर टारगेट तक लेकर आता है, तो सेल अपने डीएनए को सिंथेसाइज करता है और अपना जो क्रोमोसोम का नंबर है उसे डबल करता है। द प्रोसेस इन विच डीएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम नंबर इज डबल, दिस फेज इज नोन एज द एस फेज या इसे सिंथेसिस फेज के नाम से भी जाना जाता है बेटा। अब क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुके हैं, अब जरूरत है नेक्स्ट फेज में आने की एंड दैट इज अ G2 फेज। इसे बेटे गैप 2 फेज का नाम भी दिया जाता है। इस गैप 2 फेज में वो प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जिन्होंने बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज की जाती हैं जिन्होंने माइटोटिक ऑपरेटस बनाना है बेटा, जो कि आगे फर्दर डिवीजन में या क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में सेल को हेल्प करेगा बेटा। तो वो सारी प्रोटीन यहीं पर आकर बनाई जाती हैं। तो अब कंडीशन ये है कि एक सेल के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। बाहर से आप देखेंगे कि तो मेम्ब्रेन जैसी इंटैक्ट है वो वैसे ही रहेगी, कोई इन्वेजिनेशन नहीं होगी। इसलिए इसे मिसलीडिंगली तौर पे रेस्टिंग फेज कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ये एक्टिव मेटाबॉलिक फेज है बेटा। इसमें इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कभी भी रेस्टिंग फेज नहीं कह सकते। अब जैसे ही बेटा सेल G2 फेज को गुजारता है तो उसकी डेस्टिनी है कि उसने आगे माइटोटिक फेज में एंटर होना है। आप इस डायग्राम पे गौर करें बेटा, ये जो आपके सामने बनाई गई है, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो सेल है वो G1 फेज में आया, फिर उसके बाद एक रेस्टिंग फेज के अंदर एंटर हो गया जिसे G0 फेज कहते हैं। वहां से गुजरकर वो S फेज में आया, S फेज से गुजरकर वो G2 में आया और फिर माइटोटिक फेज के अंदर एंटर हो गया। तो ये एक सीक्वेंस, एक साइकिल चलता रहता है बेटा। इस टॉपिक के आखिरी 2 पॉइंट बेटा। पहला पॉइंट कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। हर फेज के आखिर के ऊपर कुछ ऐसे सर्टेन चेकिंग एरियाज होते हैं, चेकिंग यूनिट्स होते हैं, जो मुकम्मल तौर पे चेक करते हैं कि जिस डेस्टिनी या जिस मकसद के लिए G1 फेज को बनाया गया था, क्या उसने वो बना लिया है। अगर उसमें एंजाइम नहीं बने होंगे तो वो G1 फेज का जो चेक पॉइंट है वो कभी भी सेल को आगे नहीं जाने देगा। वो उसे रोकेगा और कहेगा कि जी आपने अपना काम पूरा नहीं किया है, आप अपना काम करें फिर आप आगे जाएंगे। एस फेज का जो चेक फेज है, चेक पॉइंट है, वो ज्यादा सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो तय करता है कि डीएनए सही बना है या नहीं बना। क्योंकि अगर सेल में क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हो रहे, डीएनए प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हुआ और वो आगे जाने की कोशिश करे और अगर चला जाए तो जो नए आगे सेल बनेंगे वो एबनॉर्मल होंगे और एबनॉर्मल सेल के डिवाइड करने से ट्यूमर्स बन सकते हैं। इसलिए ये चेक पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कभी भी सेल को विदाउट चेकिंग आगे जाने नहीं दिया जाता। सो चेक पॉइंट हर फेज के आखिर पर मौजूद होते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल के क्या सेल की डिवीजन का टाइम हर एक इंडिविजुअल के अंदर सेम है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स की बात की है कि एक ह्यूमन के अंदर और एक यीस्ट के अंदर कंप्लीट सेल साइकिल कितने टाइम के ऊपर होती है। एक अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स दरकार होते हैं बेटा, 24 आवर्स चाहिए होते हैं।
इस 24 घंटे में भी टाइम की ड्यूरेशन है, टाइम डिफरेंट हर सेल को दिया जाता है। जैसे G1 फेज है तो उसे 9 आवर्स चाहिए, S फेज है तो उसे 10 आवर्स चाहिए, अगर G2 फेज है तो उसे 4.5 आवर्स चाहिए बेटा, और जो बाकी बचा हुआ 30 मिनट है वो माइटोटिक फेज को दिए जाते हैं। और इसी के ऑपोजिट साइड पर जो यीस्ट का सेल है बेटा, यीस्ट का सेल है, उसे डिवाइड करने के लिए जस्ट 90 मिनट्स चाहिए बेटा। वो उन्हीं 90 मिनट्स के अंदर डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद 2 नए डॉटर सेल्स बना देगा बेटा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न बेटा, जिसमें आप लोगों को सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन और इंटरफेस की डेफिनेशन और उसके फेसेस और विद डायग्राम आप लोगों को पढ़ा दिए गए, समझा दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों को समझ आ गई है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर माइटोटिक फेज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटे।